हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर चल रहा है आपका 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो ध्यान समझिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की पहली हेडिंग लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स के बारे में। तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स होते क्या हैं, तो आइए इसको समझा जाए। The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world। प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वह पूरे वर्ल्ड में एक समान नहीं है। The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but so a रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन यह जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट सो अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जंतु और पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट सो अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल और प्लांट में देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, उनके डाइवर्सिटी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। जो सबसे महत्वपूर्ण डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वह लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में देखने को मिलती है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution। प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी संपूर्ण विश्व में समान न होकर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, असमान वितरण दिखाती है। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल आर प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। बहुत से एनिमल्स और प्लांट के ग्रुप में, ठीक है, इंटरेस्टिंग डाइवर्सिटी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से लैटिट्यूड पर डाइवर्सिटी में क्रमबद्ध उतार चढ़ाव होता है, क्रमबद्ध प्रवणता पाई जाती है, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पाया जाता है। ठीक है, जिसे ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी कहेंगे। कहाँ पे? लैटिट्यूड पे। In general, species diversity decreases as we move away from equator toward the pole। ठीक है, तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे यह डाइवर्सिटी जो है घटती जाती है। In general, species diversity decreases as we move away from equator toward the pole। इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वह घटती जाती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसकी पहली टॉपिक है आपका लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, अक्षांशीय प्रवणता के बारे में। इसमें आपने देखा कि एनिमल्स और प्लांट की डाइवर्सिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में समान न होके असमान रूप से हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हैं। बहुत से एनिमल्स और प्लांट के ग्रुप्स में यह डाइवर्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है और वे लैटिट्यूड डाइवर्सिटी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, प्रवणता देखने को मिलता है। और सामान्यतः जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो घटती है। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक्स
इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक्स मीन्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट आर पोलर एरियाज। केवल कुछ अपवाद को छोड़ दें तो जो टेम्परेट आर पोलर एरियाज हैं, अक्षांशीय सीमा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री ठीक है साउथ के टेम्परेट और पोलर एरिया से अधिक जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विथ फ्यू वेरी एक्सेप्शन, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दें, ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट आर पोलर एरिया। ठीक है, तो टेम्परेट और पोलर एरिया जो हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो वहाँ पे कुछ अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। केवल कुछ अपवाद को छोड़कर टेम्परेट और पोलर एरियाज में से कुछ अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे? ट्रॉपिक्स पे। ट्रॉपिक्स पे कुछ अधिक जातियाँ पाई जाती हैं टेम्परेट एंड पोलर एरिया की तुलना में। ट्रॉपिक्स का मतलब है लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। ठीक है, लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के ट्रॉपिक्स रीजन में टेम्परेट या पोलर एरियाज की तुलना में ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। कोलंबिया जो है वह इक्वेटर के नज़दीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, while Newark at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degree north only 56 species। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोलंबिया जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, वहाँ पर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पोल्स की तरफ नंबर्स कम होते जा रहे हैं। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड। कोलंबिया जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, वहाँ पे लगभग 1400 स्पीसीज है बर्ड्स की, जबकि न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज। जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ है, वहाँ पे 105 स्पीसीज हैं, 105 स्पीसीज हैं। एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीसीज। ग्रीनलैंड में केवल 56 स्पीसीज बर्ड्स की हैं जो कि 71 डिग्री नॉर्थ हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पोलर रीजन की तरफ जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो स्पीसीज की संख्या क्या हो रही है? घट रही हैं, और इक्वेटर की तरफ बढ़ रही हैं। इक्वेटर में आपने देखा कोलंबिया में 1400 पक्षी की जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 71 डिग्री उत्तर में है 105 पक्षी की जातियां हैं। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री उत्तर है उसमें केवल 56 जातियां हैं। इंडिया की बात की जाए, इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इंडिया में जिसका अधिकतर भूभाग जो है, ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। इंडिया में बर्ड की जो स्पीसीज हैं वे 1200 से अधिक हैं, और इंडिया जो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है, लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंध है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है,
1200 से भी अधिक पक्षी जातियां हैं इंडिया में। अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 times as many species of vascular plants as forest of equal area in temperate region like in Midwest of USA। ठीक है, अब आप देखें अ फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, इक्वाडोर के ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट में, ठीक है, अ फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट हैं उनकी बात की जा रही है। अभी हमने इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में देखा लैंड एरिया में, इंडिया के ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स लैंड एरिया में 1200 स्पीसीज थी बर्ड की। अब हम लोग ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट की बात करेंगे। अ फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, इक्वाडोर हैज अप टू 10 times many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region like Midwest of the USA। तो आप देख रहे हैं इक्वाडोर के जो ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि इक्वाडोर संवहनी पौधे की जातियां यूएसए के जो मिड वेस्ट रीजन है, मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक हैं। अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 times as many species, इक्वाडोर में 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज हैं। वैस्कुलर प्लांट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए, यूएसए के जो वैस्कुलर प्लांट एरियाज हैं टेम्परेट रीजन के, वहाँ से 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज हैं ट्रॉपिकल रीजन इक्वाडोर के फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रीजन इक्वाडोर के फॉरेस्ट में 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज हैं मिडवेस्ट यूएसए के टेम्परेट रीजन की तुलना में, वहाँ के प्लांट और फॉरेस्ट की तुलना में। तो आप देख रहे हैं कि इक्वाडोर के ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट में, जैसे कि इक्वाडोर के जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं के स्पीसीज यूएसए के मिडवेस्ट के ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल से 10 गुना अधिक हैं। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। देखें, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वह है आपका अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrate। तो आप देख रहे हैं कि जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक है अर्थ पे। इट इज़ होम
टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। यहाँ पर 40,000 प्लांट के स्पीसीज हैं। 3,000 ऑफ फिशेस, 3,000 मछलियों की जातियाँ हैं। 1,300 ऑफ बर्ड, 1,300 पक्षी की जातियाँ। 427 ऑफ मैमल्स, 427 मैमल्स हैं। 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट। 1,25,000 से अधिक इनवर्टिब्रेट के आवास हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैन in this rainforest there may be least 2 million insect species waiting to be discovered and named। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट की जातियों की खोज और पहचान शेष हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट इन दिस रेनफॉरेस्ट देयर माइट बी एट लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम। 2 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट की इंतजार में है, उनका डिस्कवर किया जाए उनको और उनका नेम रखा जाए। साइंटिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह इस रेन फॉरेस्ट में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज और पहचान शेष हैं। कहाँ पे? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, जो कि साउथ अमेरिका में है। द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। What is so special about tropics that might account of their greater biological diversity? ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रॉपिक्स में क्या है। ठीक है, ट्रॉपिक्स में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक जैव विविधता है। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? ट्रॉपिक्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वहाँ पर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं वे बहुत सी परिकल्पनाएं की हैं, बहुत से हाइपोथेसिस बताई हैं। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर। इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सी परिकल्पनाएं दी हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। पहला है नंबर ए, स्पेसिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन in the past tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a evolutionary time for species diversification। देखें, पहला रीजन बताया गया है कि ट्रॉपिक्स रीजन में स्पीसीज की संख्या इतनी अधिक क्यों है। तो पहला रीजन है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन, अब यह क्या होता है? इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, आमतौर पर समय का कार्य है। स्पेसिएशन जो है जाति का उद्भवन, नई जातियों की उत्पत्ति, स्पेसिएशन यह समय का कार्य है, टाइम लगता है इसको होने में। स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड फॉर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट। टेम्परेट रीजन्स में प्राचीन समय से बार बार ग्लेशिएशन होता रहा है।
ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जबकि ट्रॉपिकल्स रीजन्स जो हैं वह लाखों वर्षों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, वे उसी तरह हैं। टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पे प्राचीन समय से बार बार ग्लेशिएशन होता रहा है, जबकि जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं वहाँ लाखों वर्षों से वह अपेक्षाकृत अबाधित रहा है, वहाँ डिस्टरबेंस नहीं हो रही हैं। इसी कारण जाति विकास और विविधता के लिए बहुत समय मिला है, वहाँ पे स्पेसिएशन हुआ है। स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल्स लैटिट्यूड्स हैं वे लाखों सालों से अनडिस्टर्ब हैं, वहाँ पे कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, जबकि जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे ग्लेशिएशंस हो रहा है, बार बार ग्लेशिएशंस होते हैं जिनसे स्पेसिएशन नहीं हो पाता है, नई जातियाँ नहीं बन पाती हैं। एंड हैड ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ समय न मिलने के कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट नहीं हो पाती है। तो पहला रीजन आपने देखा कि स्पेसिएशन जात उद्भवन जो आमतौर पर समय का कार्य होता है। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय में बार बार ग्लेशिएशन होता रहा, जबकि उष्ण कटिबंध जो एरिया थे टेम्परेट रीजन थे वह लाखों वर्षों में अपेक्षाकृत अनडिस्टर्ब रहे। इसी कारण से जाति विकास और विविधता के लिए बहुत समय मिला। दूसरा रीजन है आपका ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स, ठीक है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल्स इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वह टेम्परेट की तरह अनलाइक उष्ण कटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न हैं तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाते हैं। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड, ठीक है, प्रेडिक्टेबल। उष्ण कटिबंध पर्यावरण जो हैं वह शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न हैं और कम मौसमी परिवर्तन दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मौसम का जो चेंज है वह कम होता है टेम्परेट वंस की तुलना में। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity। यह स्थिर पर्यावरण जो है वह नीचे स्पेशलाइजेशन, निकेत विशेषीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिक जात विविधता हुई हैं। Such constant environment promote niche specialization and lead to greater species diversity। तो यह कांस्टेंट इन्वायरमेंट जो है, यह स्थिर पर्यावरण जो है, वह नीचे स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिक जात विविधता हुई है। नेक्स्ट जो रीजन है सी, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स पे सोलर एनर्जी जो है ज़्यादा उपलब्ध है, विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी,
जिसकी वजह से वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होती है। दिस इज टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिक से अधिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, ठीक है। जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिससे प्रोडक्टिविटी अधिक है, जिससे इनडायरेक्ट रूप से अधिक बायोडाइवर्सिटी का होना है। तो यह आपने 3 रीजन देखा जो कि बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट के द्वारा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया था। ये 3 रीजन है जिनकी वजह से टॉपिक्स पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, लेकिन उनमें 3 मुख्य हैं। पहला है आपका स्पेसिएशन, जाति उद्भवन, ठीक है। और यह जो स्पेसिएशन है यह समय का कार्य है, रिलेटेड टू टाइम। इसमें बताया गया कि जो टेम्परेट रीजन है और जो ट्रॉपिक्स हैं, टेम्परेट रीजन में बार बार ग्लेशिएशन होता है, जबकि ट्रॉपिक्स पे मिलियंस ईयर तक कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पे स्पेसिएशन होता है, डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। ट्रॉपिक्स का जो इन्वायरमेंट है वे टेम्परेट इन्वायरमेंट से भिन्न होता है, और ट्रॉपिक्स पे इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक है, कम होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स पे इन्वायरमेंटल चेंज कम होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, जिससे निक स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहन मिलता है और अधिक से अधिक बायोडाइवर्सिटी हुई है। ट्रॉपिक्स पे सोलर एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इनडायरेक्ट रूप से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नंबर 3, ठीक है, सेकेंड है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप